Okay, friends, welcoming you back to the class number 2 of chapter number 3, which is the Union Budget of the subject EBE, Economics and the Business Environment, which is the paper number 3 of the CSET, that is the Company Secretary Executive Entrance Test. सो इन द फर्स्ट क्लास मैंने आपको बताया था कि बजट के कुछ फीचर्स के बारे में बताया था, और फिर हम जब उसके हेड्स कर रहे थे तो सबसे पहले हमारे पास आया AFS, दैट इज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसके फर्दर 3 पार्ट्स हमारे पास है. नंबर 1 वाज कंसोलिडेटेड फंड, कॉन्टिंजेंसी फंड एंड द पब्लिक अकाउंट्स. अभी हमने कंसोलिडेटेड फंड शुरू किया था. कंसोलिडेटेड फंड के अंदर हमने सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट जो पिछली क्लास में कवर अप किया था, दैट वाज ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई. डिमांड एंड सप्लाई को हमने कैसे रिलेट किया? सबसे पहले डिमांड फॉर ग्रांट्स होती है. हर एक मिनिस्ट्री अपने अपने खर्चों के हिसाब से जनरली एक डिमांड करती है. कभी कभी अगर मिनिस्ट्री बहुत बड़े लेवल की है तो वो मोर देन 1 डिमांड भी कर सकती थी. फिर उनकी डिमांड्स को ध्यान में रखते हुए जो गवर्नमेंट है वो बजट में प्रपोज करती है और एप्रोप्रिएशन बिल लेकर आती है कि कितनी कौन सी मिनिस्ट्री को कितने कितने रुपए दिए जाएंगे, जिसको हम लोकसभा के अंदर मतलब पार्लियामेंट के अंदर अप्रूव करवाते हैं और उसके बाद ये फाइनलाइज हो जाता है. नाउ ये जो कंसोलिडेटेड फंड हम कर रहे थे, इसका सिर्फ एक टॉपिक हमारे पास रह गया, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एज पर मी, दैट इज द फाइनेंस बिल. फाइनेंस बिल this is very important for the paper point of view or and the professional point of view both. क्योंकि अगर आप मेरे से पूछेंगे कि सर आप बजट के अंदर सबसे पहले क्या देखते हो, तो मैं फाइनेंस बिल देखता हूँ. ठीक है, मैं जल्दी से AFS के अंदर जाकर कंसोलिडेटेड फंड के अंदर जाकर सबसे पहले फाइनेंस बिल देखता हूँ. बिकॉज फाइनेंस बिल, देखिए गवर्नमेंट ना 2 चीजें हैं बजट के अंदर, कितने रुपए पब्लिक से लेने हैं और कितने रुपए उनको देने हैं, दोनों चीजें इसके अंदर कवर अप करती है. अब जब पैसे देने हैं वो बात आती है एप्रोप्रिएशन बिल के अंदर, वो बात आती है कंसोलिडेटेड फंड के अंदर, कॉन्टिंजेंसी फंड के अंदर या फिर पब्लिक अकाउंट्स के अंदर. लेकिन जब पैसे लेने की बात है कि गवर्नमेंट ने पब्लिक से, आम आदमी से, जनता से कितने रुपए लेने हैं, वो कहां पर आता है जी? वो सब कुछ आता है फाइनेंस बिल में. बिकॉज फाइनेंस बिल हमें ये बताता है कि एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चेंजेस किए जाएंगे, कौन सा टैक्स बढ़ा रहे हैं, कौन सा टैक्स कम कर रहे हैं. और पब्लिक ना इसी में विश्वास रखती है कि सर आप हमें बस ये बता दो कि गवर्नमेंट ने हमसे कितने रुपए लेने हैं, ठीक है, हमें कितने देने हैं उसके बारे में आप मत बताइए. बिकॉज वहां पे ना गवर्नमेंट से जो आम आदमी है, जनता है, वो थोड़ी सी नाराज है. वो कहती है सर हमारे लिए कुछ भी नहीं है. जैसे कि अभी जब कोरोना कोविड-19 की वजह से पूरे देश के अंदर लॉकडाउन हुआ, इकोनॉमी स्टैंड स्टिल हो गई थी. इतनी बड़ी इकोनॉमी, वर्ल्ड की इतनी बड़ी इकोनॉमी स्टैंड स्टिल कर दी गई, बिल्कुल सिरे से बंद कर दी गई. और उसके बाद जब मोदी जी आए तो उन्होंने कहा कि जी आत्मनिर्भर हम बनाना चाहते हैं जी इंडिया को, और उसमें ही केम विद सो मेनी प्लान्स, जिसमें उन्होंने कहा कि जी हम ये देंगे वो देंगे. मैं आपको सच में बता रहा हूँ, हमने जो बाकी गवर्नमेंट्स के कंपैरेटिवली इंडिया को सोचा था, तो हमें था कि शायद मोदी जी कोई 2 लाख करोड़ से लेकर 5 लाख करोड़ तक का कोई प्लान लेकर आएंगे. लेकिन जो मोदी जी हैं वो कितने रुपए का प्लान लेकर आए? एनीबडी नोज और एनीबडी रिमेंबर और नॉट? सो मोदी जी जो प्लान लेकर आए जी, वो उन्होंने शुरू किया 20 लाख करोड़ से. उन्होंने कहा कि जो मैं प्लान आपके लिए लेकर आया हूं वो 2 लाख करोड़ का नहीं है, वो 5 लाख करोड़ का नहीं है, 10 का भी नहीं है, बल्कि कितने का है? 20 लाख करोड़ रुपए का हम आपके लिए प्लान लेकर आए. लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे जब एक पर्सन ने मेरे से पूछा, मेरे क्लाइंट्स ने मेरे से पूछा कि सर ये जो 20 लाख करोड़ है, इसमें हमें कोई बेनिफिट मिलेगा? कोई 1000, 2000, 5000 का? मेरा बिजली का बिल ही माफ करवा दो, मैं घर में बैठा हूं. तो हमने कहा कि सर सॉरी, आपके लिए कुछ भी नहीं है. तो वहां पर एक आम आदमी के मन में कहा कि जी गवर्नमेंट ना मेरे को कुछ देती नहीं है. ठीक है, सो वहां पे वो इतनी बार निराश हो चुका है कि जी गवर्नमेंट ने मेरे को अल्टीमेटली कुछ नहीं देना. वो कहता है कि सर गवर्नमेंट ने मेरे से लेना क्या है, बस मेरा फोकस उसी के ऊपर है.
क्योंकि जहां पे गवर्नमेंट की देने की बात आती है ना, वहां पर हम इतनी बार डिसअपॉइंट हो चुके हैं कि अब हमारी कोई उम्मीद है ही नहीं। अब आप हमें यह बताओ, गवर्नमेंट ने हमसे टैक्स के रूप में कितने रुपए लेने हैं? तो सबसे ज्यादा जो आपके क्लाइंट्स भी आपसे पूछेंगे फ्यूचर में, जब आप एक अच्छे प्रोफेशनल बन जाएंगे, आपके क्लाइंट्स का भी सबसे ज्यादा फोकस रहता है कि सर टैक्स स्ट्रक्चर में क्या चेंज हुआ, कौन सा टैक्स बढ़ा दिया, कौन सा टैक्स कम कर दिया। और ये सारी बातें कहाँ पर लिखी होती हैं? फाइनेंस बिल के अंदर लिखी रहती है। सो आई बिलीव यू आर बिट क्लियर। फाइनेंस बिल में टैक्सेस के बारे में बताया गया होता है, यहाँ पर गवर्नमेंट बताएगी कि हमने आम आदमी से कितने रुपए लेने हैं। So the proposals of the government for levy of the new taxes, कई बार फाइनेंस बिल में गवर्नमेंट नए तरह के टैक्सेस भी लेकर आ जाती है, या फिर एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर को थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर देती है, या फिर कॉन्टिन्यूशन ऑफ द एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर बियॉन्ड द पीरियड अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। और कई बारी पार्लियामेंट ने एक टैक्स लेकर आए होते हैं 5 साल के लिए, और गवर्नमेंट कई बार उसको एक्सटेंड कर देती है कि नहीं, ये अभी और 2 साल हम चलाएंगे। कोई टैक्स स्ट्रक्चर आपको पता है जो गवर्नमेंट लिमिटेड टाइम के लिए लेकर आई थी? आई बिलीव आपको नहीं पता होगा। जीएसटी 2017 के अंदर जो इंडिया में इंप्लीमेंट हुआ, किसी को पता है कि जीएसटी कब इंप्लीमेंट हुआ? 1/7/2017 को। इसको याद रखने के लिए हम ऐसे बोलते हैं 1717। तो अगर आप 17 को याद रखें तो आपको पता लग जाएगा कि इंडिया के अंदर जीएसटी कब इंप्लीमेंट हुआ? 1/7/2017 को। 2 मिनट आउट ऑफ द टॉपिक बात करें। ओके, देखिए जीएसटी जब आया ना, तो फिर मोदी जी ने कहा कि जी 1 नेशन 1 टैक्स एंड टुक द फुल क्रेडिट ऑफ इट। और इलेक्शंस में भी बहुत ज्यादा कैंपेनिंग में कहा कि जी इतने सालों से सोच रहे थे कि जीएसटी लेकर आएंगे, और फाइनली बीजेपी की गवर्नमेंट ही है जो जीएसटी लेकर आई और इंडिया में इंप्लीमेंट भी कर दिखाया। जिसके काउंटर कांग्रेस की सरकार ने कहा कि सर ये गलत बात है। 2006 में सबसे पहले पी चिदम्बरम जी जब हमारे कांग्रेस के फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उन्होंने कहा था कि मेरा विजन है और मैं शुरू करवाना चाहता हूं कि इंडिया के अंदर जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया जाए। कांग्रेस ने कहा कि सर सारा होमवर्क तो हमने करके रखा था, और लास्ट में मोदी जी बस रिबन काटने आ जाते हैं और सारा क्रेडिट ले जाते हैं। ठीक है, बट अगर आप मेरे से पूछें कि बिहाइंड द सीन्स एक्चुअल में क्या चल रहा था, एज पर मी, तो 100% क्रेडिट गोज टू द बीजेपी गवर्नमेंट। ठीक है, जीएसटी के अंदर जितना भी काम किया वो सारा का सारा जो था वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया और बीजेपी की गवर्नमेंट ने किया। अब आप कहेंगे कि सर आप इतना इन्फ्लुएंस क्यों है, आप बीजेपी गवर्नमेंट को इतना क्रेडिट क्यों देते हैं? वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब जीएसटी आया तो उसमें बहुत सारे टैक्सेस मर्ज कर दिए गए। पहले लेटेस्ट से 15 तरह के टैक्सेस लगते थे, अब जिसकी जगह पर सिर्फ एक ही टैक्स लगता है, दैट इज द जीएसटी। इसलिए हमने मोदी जी ने क्या कहा कि 1 नेशन 1 टैक्स। इतने सारे टैक्सेस नहीं लगाएंगे, हर एक स्टेट में अलग अलग टैक्सेस हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बहुत सारे टैक्सेस लगा रही है, हम 1 नेशन 1 टैक्स करते हैं। तो इसमें क्या हुआ, जब जीएसटी लेकर आए तो कुछ टैक्सेस जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थे उन्होंने फॉरगो किए कि हम नहीं लगाएंगे। कुछ टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट के थे जो हमने कहा कि आप भी फॉरगो कीजिए। अब जब स्टेट गवर्नमेंट के पास हम गए तो हमने उनको कहा कि सर आप ये टैक्सेस लगाने बंद करें। ठीक है, तो अब जिन स्टेट्स में तो थी बीजेपी की सरकार, जिस स्टेट्स में तो थी बीजेपी की सरकार, वो तो मान गए, क्योंकि बीजेपी से अगर कुछ मांगेगी तो वो मान जाते हैं। लेकिन बीजेपी जब गई ऐसी स्टेट्स के अंदर जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं थी, जहां पे बीजेपी की सरकार नहीं थी बल्कि किसी और गवर्नमेंट की सरकार थी, बी इट कांग्रेस की थी, समाजवादी पार्टी की थी, या किसी भी अलग इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी की थी, तो वहां पर वो सरकार नहीं मान रही थी। और जीएसटी ऐसा तो नहीं हो सकता था कि आधे देश में लगा रहे हैं और आधे देश में नहीं लगा रहे हैं। वो लगेगा तो पूरे इंडिया में लगेगा, और अगर नहीं लगेगा तो कहीं पे भी नहीं लगेगा। लेकिन बीजेपी की हिम्मत थी कि उसने सभी स्टेट से अप्रूव करवाया। ठीक है, कांग्रेस ने तो सिर्फ प्रपोज किया, कांग्रेस में कभी भी इतना दम नहीं था कि वो सभी स्टेट से इसको अप्रूव करवा सके, लेकिन बीजेपी डिड इट। और बीजेपी ने पता है कैसे ये अप्रूव करवाया? बीजेपी ने सभी स्टेट्स को कहा कि सर हम आपको गारंटी देते हैं 5 सालों की। गारंटी क्या देते हैं? 5 सालों की, कि 5 सालों तक
अगर जीएसटी की वजह से आपके रेवेन्यूज, अगर आपके टैक्सेस कम हुए, लेटेस्ट से पंजाब गवर्नमेंट कहती थी कि सर जीएसटी आने से पहले हम 1 लाख करोड़ रुपया कमा लेते थे, टैक्सेस के रूप में 1 लाख करोड़ कमा लेते थे। हमें डर लगता है जीएसटी आने के बाद अगर ये 1 लाख करोड़ की जगह 20,000 करोड़ रह गया, 50,000 करोड़ रह गया, हमारा तो बहुत नुकसान हो जाएगा, स्टेट को चलाना मुश्किल हो जाएगा, हमारी सरकार आपके जीएसटी के चक्कर में गिर जाएगी। अमरिंदर जी ने कहा, लेटर से मैं अज्यूम कर रहा हूं कि जी मेरा तो नुकसान हो जाएगा आपके जीएसटी के चक्कर में, मैं इतना रिस्क नहीं लेना चाहता, ऊपर से सारा क्रेडिट भी तो आपको मिलना है, वाहवाही आपको मिलनी है, मैं क्यों हाँ बोलूं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सभी स्टेट गवर्नमेंट को कहा कि 5 साल तक हम गारंटी देते हैं कि 5 साल तक आपके रेवेन्यूज अगर कम हुए तो उसकी भरपाई हम करेंगे। तो अगर पंजाब गवर्नमेंट ने कहा कि सर जीएसटी आने से पहले हम 1 लाख करोड़ कमाते थे और जीएसटी आने के बाद हम सिर्फ 80,000 करोड़ ही कमा पाए, 20,000 करोड़ रुपए कम है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको देंगे 20,000 करोड़, हम आपको देंगे, एक को नहीं बल्कि सभी स्टेट्स को देंगे, विच इज अ वेरी ब्लंट स्टेप जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा। इसके बाद अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये सबको गारंटियां भर तो दी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को टेंशन हो गई कि जी अगर हमें इतने रुपए देने पड़े तो हम इतने रुपए कहां से लाएंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहती कि जी हमने अपनी पॉकेट से थोड़े ना देना है, हम भी ये सारा बर्डन पब्लिक पे डाल देते हैं, इसीलिए एक सेस लेकर आए जी, जीएसटी कंपनसेशन सेस, ठीक है। और ये सेस एक साथ 2017 में आया विद अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स कि 5 साल के बाद इसको हटा दिया जाएगा। लेकिन लेटर से 2022 के अंदर गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, अभी इसको हटाने की हालत नहीं है, अभी 2 साल और लगाना पड़ेगा। तो उसको भी अप्रूवल कहाँ पे दी जाएगी? 2022 के बजट के अंदर, फाइनेंस बिल के अंदर। तो वो कहता है कि जी नंबर 1 अगर आप कोई नया टैक्स लेकर आना चाहते हैं, नंबर 2 अगर आप एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर को ही थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहते हैं, या फिर आप किसी एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर को अप्रूवल से आगे भी चलाना चाहते हैं, जैसे कि जीएसटी कंपनसेशन सेस गवर्नमेंट ने पब्लिक के ऊपर लगाया 5 साल के लिए, प्रॉमिस किया कि 5 साल से ज्यादा देर के लिए नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर 5 साल के बाद गवर्नमेंट कहती है कि नहीं अभी इतने पैसे रिकवर नहीं हुए, 2 साल के लिए और लगाना पड़ेगा, तो उसको भी हम फाइनेंस बिल में पॉइंट नंबर 3 है, दैट इज कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर बियॉन्ड द पीरियड अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट ने उसे 5 साल तक लगाने की परमिशन दी थी, अगर आप 5 साल के बाद भी उसे लेवाई एंड कलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी इसी बिल, कौन से बिल, फाइनेंस बिल के थ्रू ही इम्प्लीमेंट किया जाएगा। कमिंग फर्दर, कहते हैं फाइनेंस बिल इज अ मनी बिल, ठीक है, इसको मनी बिल भी कहा जाता है, स्टार मार्क करेंगे जी, हाथ से लिख लीजिए यहां पर मनी बिल। मैं ना जो पॉइंट्स मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं, मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस देना चाहता हूँ, आप उनको ना प्लीज हाथ से लिखिए अपने नोट्स के ऊपर, बिकॉज मैंने एक टेंडेंसी देखी है कि एक पेज के ऊपर, जैसे आप पेज पलटाते हैं, सबसे पहले आपकी नजर पता है कौन सी चीज के ऊपर जाती है, जो आपने अपने हाथ से लिखी होती है। तो हैव दिस हैबिट, बहुत ज्यादा ओवरडू भी मत करें, लेकिन एक पेज के ऊपर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको प्लीज कोशिश करें आप हाथ से लिख लीजिए, ताकि हर बार जब आप वो पेज पलटाएं तो उसको जरूर पढ़ें और फिर ही आप अगले पेज की तरफ प्रोसीड करें। तो फाइनेंस बिल को हमने मनी बिल भी कहा और ये आर्टिकल 110 के अंदर डिफाइन किया गया है। द फाइनेंस बिल इज कंपनीड बाय द मेमोरेंडम, तो कहता है कि इसके साथ एक मेमोरेंडम भी रहता है जो कि एक्सप्लेन करता है कि फाइनेंस बिल के अंदर जो जो पॉइंट्स हैं वो क्यों हैं, क्या बताते हैं, कैसे उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। फाइनेंस बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोकसभा, तो इसे सिर्फ लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं और वहां पे इसके ऊपर डिस्कशन एंड डिबेट की जाती है, और अगर कुछ मॉडिफाई करना है तो वो भी लोकसभा में ही किया जाता है। हाउएवर राज्यसभा, हमारे पास 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट है, सो एक अपर एक लोअर, सो वन इज द राज्यसभा एंड द सेकेंड इज लोकसभा। तो वो कहता है कि ये सिर्फ लोकसभा में जाता है, हाउएवर राज्यसभा अगर चाहें तो वो इसके अंदर अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। और जो बिल है इज टू बी पास्ड बाय द पार्लियामेंट, कौन सी पार्लियामेंट? लोकसभा की बात हो रही
रही है कि पार्लियामेंट लोकसभा को इसे 75 डेज, जिस दिन इसको इंट्रोड्यूस किया गया उसके 75 दिनों के अंदर अंदर फाइनेंस बिल को पास करना पड़ेगा। सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, जिस दिन ये पास हो जाएगा उस दिन इसका नाम फाइनेंस बिल से फाइनेंस एक्ट कर दिया जाएगा। एक बिल जो है, बिल हम बोलते हैं हमेशा किसको, प्रपोजल को, कि सर ये प्रपोज कर रहे हैं, और अगर लोकसभा में सबको वो ठीक लगता है, अगर उसको मेजॉरिटी अप्रूवल मिल जाती है और वो पास हो जाता है और प्रेसिडेंट उसके ऊपर साइन कर देता है, जिस दिन प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया उस दिन वो बिल एक्ट बन जाता है। जैसे ही वो एक्ट बन जाता है उस दिन वो पूरे इंडिया के ऊपर अप्लाई हो जाता है, वो एक कानून बन जाता है। देखिए अभी ये जो है इसको हम एक्ट नहीं कहेंगे, फाइनेंस एक्ट नहीं कहेंगे, अभी ये क्या है, सिर्फ बिल है। जिस दिन ये अप्रूव कर दिया जाएगा, जिस दिन इसकी अप्रूवल हो जाएगी और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब इसके ऊपर साइन कर देंगे उस दिन ये पूरे देश में लागू हो जाएगा, उस दिन ये कानून बन जाएगा, और उस दिन के बाद से इसे बिल नहीं बल्कि फाइनेंस एक्ट कहा जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर इंडिया में कितने फाइनेंस एक्ट हैं? जितने बजट से हर साल एक फाइनेंस बिल आता है। तो जौन सा फाइनेंस बिल 2020 के अंदर आया, जब वो पास हुआ तो वो क्या बन गया, फाइनेंस एक्ट 2020। ऐसे हमारे पास है फाइनेंस एक्ट 2019, एक है फाइनेंस एक्ट 2018। हर साल बजट के अंदर एक फाइनेंस बिल आता है, और जब वो पास हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंस एक्ट। और कितने फाइनेंस एक्ट हैं हमारे पास? जितने बजट आज तक आए हैं। आर वी गुड? सो यहाँ पर हमारा जो स्टेटमेंट नंबर 1 है वो कंक्लूड हो जाता है। स्टेटमेंट नंबर 1 हमारा था कंसोलिडेटेड फंड। कंसोलिडेटेड फंड जिसको हमने बहुत थरली पढ़ा, इसमें हमने डिमांड एंड सप्लाई और फाइनेंस बिल का पढ़ा। डिमांड एंड सप्लाई के अंदर डिमांड क्या है, डिमांड फॉर ग्रांट्स। हर एक मिनिस्ट्री बताती है हमें कितने रुपए चाहिए। फिर आया जी एप्रोप्रिएशन बिल कि हम आपको कितना रुपया देंगे, और फिर उसे लोकसभा से अप्रूव करवा लेते हैं। और फिर हमारे पास है जी पॉइंट नंबर 3, दैट इज द फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल हमें बताता है टैक्स स्ट्रक्चर के बारे में। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए, एक प्रोफेशनल के लिए, एक आम आदमी के लिए कौन सा रहता है जी, फाइनेंस बिल। सबसे ज्यादा ध्यान किसके ऊपर हमें देना पड़ता है, फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल क्या करता है, नंबर 1 कोई नया टैक्स लेकर आना है तो फाइनेंस बिल में आता है। अगर एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर में आप चेंजेस करना चाहते हैं, इनकम टैक्स के रेट कम ज्यादा करना चाहते हैं, जीएसटी के रेट कम ज्यादा करना चाहते हैं, तो वो भी आप किस में करेंगे, फाइनेंस बिल में। और तीसरा, अगर कोई ऐसा बिल टैक्स स्ट्रक्चर है जिसकी लाइफ पहले लिमिटेड थी, जिसको अब एक्सटेंड किया जाएगा, एंड आई हैव गिवन यू द एग्जांपल ऑफ जीएसटी कंपनसेशन सेस। ये 5 साल के लिए है, अगर आप इसे 5 साल से बढ़ाकर 10 साल करना चाहते हैं तो वो भी आप फाइनेंस बिल में लेकर आएंगे। फाइनेंस बिल को मनी बिल भी कहा जाता है। इसके साथ मेमोरेंडम होता है जो इसको एक्सप्लेन करता है। लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है, हाउएवर राज्यसभा में ये नहीं जाता, बट फिर भी वो अमेंडमेंट के लिए कुछ ना कुछ प्रपोज कर सकते हैं। और जिस दिन ये प्रेजेंट हुआ 75 डेज, ये जो मैंने आपको बॉक्सेस के अंदर यहाँ पे ड्रॉ करके दिया है, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे मनी बिल भी कहा जाता है, सिर्फ लोकसभा में आता है, राज्यसभा के पास लिमिटेड पावर्स हैं, और 75 डेज के अंदर ये अप्रूव हो जाना चाहिए। आर वी गेटिंग इट? जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है दैट इज द कॉन्टिंजेंसी फंड। इट इज द सिंपलेस्ट वन। स्टेटमेंट नंबर 2। स्टेटमेंट नंबर 1 वाज व्हिच, कंसोलिडेटेड फंड, और स्टेटमेंट नंबर 2 हमारे पास कौन सी है, कॉन्टिंजेंसी फंड। एज द नेम सजेस्ट, एनी अर्जेंट और अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर। कई बार पैसे हमें एकदम अर्जेंट इमरजेंसी में चाहिए होते हैं, या फिर अनफोर्सीन, वो इवेंट्स जिनको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि मैं आपको हाउस होल्ड में बताता हूँ ना, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई एकदम से बीमार हो गया, इस तरह से। और देश के लेवल पे बताऊँ तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कोई फ्लड्स आ गए, कोई अर्थक्वेक आ गया, वॉर हो गई जी हमारी, या फिर कोविड-19 इज ऑल्सो वन ऑफ द केस। और इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, दैट इज द 500 करोड़ रुपए का जो फंड है वो तो सिर्फ हम प्रेसिडेंट को दे देते हैं। 500 करोड़ रुपया प्रेसिडेंट को देते हैं कि आप चाहें तो ये 500 करोड़ रुपए की आपकी परमिशन है, आप जब चाहें जहां चाहें ये 500 करोड़ रुपया खर्च कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वाकई ये जरूरतमंद है, इनको पैसा देना चाहिए, इनका बहुत बुरा हाल है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो 500 करोड़ रुपए तक की अथॉरिटी रखते हैं।
Any expenditure incurred from this fund require a subsequent approval of the parliament. ये जो 500 करोड़ है ये अलग से हमने प्रेसिडेंट को दिए हैं, इसके अलावा कॉन्टिंजेंसी फंड में अलग से रुपए जो पड़े होते हैं, और जो भी रुपए इसके अंदर पड़े हैं वो कहता है कि जी दैट इज टू बी स्पेंड विद द परमिशन ऑफ द पार्लियामेंट, और ये पैसे आपको वापस करने पड़ेंगे। अगर उसमें से कुछ पैसे बच जाते हैं तो आप प्लीज इसी फंड में पैसे वापस डाल दीजिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इट इज नॉट वेरी मच टू डू। इसमें 500 करोड़ रुपया जो है वो आप प्रेसिडेंट को अलग से दिए हैं, इसके अलावा कॉन्टिंजेंसी फंड में जितने भी रुपए पड़े हैं वो पार्लियामेंट की परमिशन से खर्च किए जा सकते हैं। अगर उसमें से कुछ भी रुपए बच जाते हैं या वापस आते हैं तो वो फंड में ही वापस डाल दिए जाएंगे। सो इट वॉज वेरी स्मॉल टाइप एंड वेरी नॉट सो वेरी इंपॉर्टेंट। बस अगर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है तो बस ये 500 करोड़ की फिगर है एंड वी आर गुड टू गो अहेड। So we are moving ahead to the statement number 3. AFS में मैंने आपको बताया 3 स्टेटमेंट्स हमारे पास टोटल रहती है जी, कंसोलिडेटेड, कॉन्टिंजेंसी एंड पब्लिक अकाउंट। सो कंसोलिडेटेड हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसके फर्दर 3 पार्ट से एक था डिमांड फॉर ग्रांट, सेकंड वाज अप्रोप्रिएशन बिल एंड द थर्ड वाज फाइनेंस बिल। और कंसोलिडेटेड फंड वाज वेरी टाइनी वन, जिसमें सिर्फ एक आधा पॉइंट आया कि 500 करोड़ रुपए प्रेसिडेंट को दिए जाते हैं कि वो जहां चाहें वहां खर्च कर सकते हैं, और इसमें से पैसे अगर विड्रॉ करने हैं तो पार्लियामेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, और अगर कुछ पैसे बच जाते हैं तो प्लीज इसी में पैसे वापस डाल देना। नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली स्टेटमेंट नंबर 3, दैट इज द पब्लिक अकाउंट। सो पब्लिक अकाउंट के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि पब्लिक अकाउंट इज जिसके अंदर पब्लिक अकाउंट इज जिसके अंदर पब्लिक के साथ जो गवर्नमेंट है वो एज अ बैंकर डील करती है, कुछ पैसे उनसे रिसीव कर लेती है, कुछ पैसे कभी उनसे उनको दे देती है, तो लैंड भी कर देती है और बोरो भी कर देती है। सो वी जस्ट स्टडी अबाउट इट। दिस फंड इज to account for the flows of those transactions where the government is merely acting as a banker, जैसे कि वो कहता है कि जी प्रोविडेंट फंड, स्मॉल सेविंग्स एंड सो ऑन। These funds do not belong to the government. Obviously अगर मैंने पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर साल का 1.5 लाख रुपया डिपॉजिट किया है तो वो पैसा गवर्नमेंट का थोड़े ना है, गवर्नमेंट के पास है अगले 15 साल के लिए, लेकिन क्या वो गवर्नमेंट का फॉर एवर के लिए मैंने गवर्नमेंट को गिफ्ट किया? जी नहीं, मैंने तो पैसा इन्वेस्ट किया और गवर्नमेंट को मुझे सूनर और लेटर एक दिन वो पैसा वापस करना ही पड़ेगा। तो उसने यही बात कही है कि दीज फंड्स डू नॉट बिलोंग टू द गवर्नमेंट, दे हैव टू बी पेड बैक एट सम टाइम टू देयर राइटफुल ओनर्स, जिसके भी नाम से वो पैसे जमा है वो आपको वापस करने ही पड़ेंगे। तो वो कहता है कि बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द फंड एक्सपेंडिचर फ्रॉम इट आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। तो वो कहता है क्योंकि इसकी नेचर ऐसी है, जिसको पैसे आपने वापस करने हैं, अगर इसमें से कुछ भी पैसे खर्च करने हैं तो ये पार्लियामेंट को से पूछने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियस देखिए गवर्नमेंट का पैसा है ही नहीं, ठीक है, गवर्नमेंट में हम पार्लियामेंट से उन पैसों के लिए पूछेंगे ना जो गवर्नमेंट का पैसा है, जो पैसा गवर्नमेंट का है ही नहीं, तो जिसको रीपे करना है, जिस पे ब्याज देना है, तो वो कहता है कि इसको पार्लियामेंट से पूछने की जरूरत नहीं है। ये तो ऑब्वियस ही बात है। लेटर से आज मेरे 15 साल रुपए प्रोविडेंट फंड के पूरे हो जाते हैं और 15 साल के बाद जो भी रुपए मुझे वापस रीपे होने चाहिए, इसमें पार्लियामेंट से पूछने वाली क्या बात है? तो बट ऑब्वियस है, अगर आपने मेरे से मेरे पैसे लिए थे, 15 साल आपने यूज किए, तो आज मुझे विद इंटरेस्ट आपको वापस करने ही पड़ेंगे। इसमें पार्लियामेंट का कोई लेना देना नहीं है। व्हाट इफ पार्लियामेंट नो कह दे, ये कोई बात थोड़ी ना है। सो इन दैट केस पार्लियामेंट से आपको पूछने की जरूरत नहीं है जब भी आप इन पैसों में से इंटरेस्ट पे कर रहे हैं या फिर पैसा रीपे कर रहे हैं। For each of the funds, the central government has to present a statement of receipt and the expenditure. ये हमने पहले भी पढ़ा था जी, फर्स्ट पेज पे भी आया था कि 3 फंड्स हैं हमारे पास, कंसोलिडेटेड, कॉन्टिंजेंसी एंड द पब्लिक अकाउंट। तीनों के अलग अलग रिसीट एंड एक्सपेंडिचर की, कंसोलिडेटेड में पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा, कॉन्टिंजेंसी में पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से जाएगा, और पब्लिक अकाउंट्स में भी आपको ये रिसीट एंड एक्सपेंडिचर, इनफ्लो आउटफ्लो की स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी कि पैसा कितना रिसीव होगा और कहाँ कहाँ हम खर्च करेंगे। बहुत अच्छी बात उसने कही, कहता है इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट ऑल द मनी फ्लोइंग इन दीज फंड्स इज रिसीट्स। तो वो कहता है कि इफ द फंड्स आर रिसीव्ड एंड दे आर नॉट द रेवेन्यू, तो वो कहता है कि पब्लिक अकाउंट के अंदर
प्रोविडेंट फंड में, ईएसआई में, पीएफ में, किसी भी फंड के अंदर जो सारे के सारे पब्लिक फंड के हैं, अगर उनके अंदर पैसा रिसीव हो रहा है तो आप उससे ये कहना कि पैसा रिसीव हुआ, आप उसे रेवेन्यू मत कहना। देखिए रेवेन्यू हम बोलते हैं कि हमने जो पैसा कमा लिया, ये तो आपने पैसे उधार लिए हैं, पैसे कमाए नहीं हैं। तो वो कहता है कि प्लीज आप यहाँ पे पैसा अगर आपको रिसीव होता है तो आप रिसीट कहना, आप उसे रेवेन्यू मत कह देना। जबकि जब हम फाइनेंस बिल पढ़ रहे थे वहां पे मैंने वर्ड यूज किया था रेवेन्यू। जो टैक्स में जमा करवाता हूँ वो गवर्नमेंट को अगर एक बार ही देता हूँ तो वो फॉर एवर के लिए, गवर्नमेंट कल मेरे को टैक्स वापस थोड़े ना देगी, वो गवर्नमेंट ने पैसा कमा लिया, वहां पे वर्ड यूज करना था रेवेन्यू। अगर मैंने सरकार को कोई फीस दी, बिजली का बिल दिया, कोई भी सरकारी फीस पड़ी, कॉर्पोरेशन का टैक्स दिया, कोई भी बिल अगर मैंने पे किया है, दैट इज टू बी नोन एज रेवेन्यू। लेकिन अगर मैं प्रोविडेंट फंड में पैसे जमा करवाता हूं वो रेवेन्यू नहीं है, वो पैसा गवर्नमेंट ने रिसीव किया है, कमाया नहीं है, क्योंकि दैट मनी हैज टू बी पेड बैक। सो आई बिलीव इट इज सिंपल। अगर आप बस एक वर्ड ध्यान में रखेंगे कि पब्लिक अकाउंट के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इट इज एक्टिंग एज अ बैंकर, डीलिंग विद द पब्लिक बट एक्टिंग एज अ बैंकर। सो इन दैट केस ये जो पैसा गवर्नमेंट का है ये गवर्नमेंट को वापस करना ही पड़ेगा, और जब पैसा वापस करना है विद इंटरेस्ट तो पार्लियामेंट से पूछने की जरूरत नहीं है। और तीनों फंड्स में हमें इन रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर बनाना पड़ता है कि कितने रुपए रिसीव हुए और कितने पैसे हमने वापस कर दिए, जिसको आप इनफ्लो एंड द आउटफ्लो स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। और वो कहता है कि प्लीज इस फंड के अंदर आपको जहां से भी पैसा आता है, कौन सा पब्लिक अकाउंट में आपको पैसा जहां से भी आता है, आप उसे रेवेन्यू वर्ड यूज मत करें, क्योंकि रेवेन्यू हम बोलते हैं कि पैसा मैंने कमा लिया, लेकिन ये पैसा आपने कमाया नहीं है, ये तो आपने सिर्फ रिसीव किया है। तो आप यहाँ पे वर्ड जो यूज करेंगे दैट विल बी रिसीट। सो यहां तक हमारे 3 बड़े हेड्स खत्म हो जाते हैं। मैं फिर से सारा आपको हायरार्की समझा देता हूं। सबसे पहले हमने कहा बजट के अंदर एक थी हमारी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके आगे हमारे पास 3 पार्ट्स थे। सबसे पहले आया जी कंसोलिडेटेड फंड, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे लेंथी था। कंसोलिडेटेड में फर्दर हमारे पास 3 थे। सबसे पहला था जी डिमांड फॉर ग्रांट्स, एप्रोप्रिएशन बिल एंड द फाइनेंस बिल, और फिर सेकंड हमारे पास आया दैट इज कॉन्टिंजेंसी फंड, और तीसरा हमारे पास आया दैट इज पब्लिक अकाउंट।